दोस्तों स्वागत है आप सबको आपके चैनल हिस्टोरिकल गुरुजी में। मैं हूं सुज्ञान और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या खंडायत रेजिमेंट बन सकता है। इसके जो पहले वाला पार्ट था उस वीडियो को आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया। वो अलग बात है कि इस तरह का वीडियो को जो एजुकेशनल वीडियो होता है, जो हमारे हिस्ट्री पर बेस होता है, उसको यूट्यूब ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, जबकि बहुत से चैनल हैं जो कंटेंट के नाम पर अपने सर से जुएं ढूंढते हैं और उनका मिलियंस में व्यू जाता है। खैर, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, ना ही यूट्यूब के पैसे से। आप 450 लोगों ने वो वीडियो को देखे और 100 से भी ज़्यादा लोग उस पर लाइक ठोके, जबकि वो वीडियो एक सर्टेन कम्युनिटी पर बेस्ड था। मैंने बहुत से चैनल देखे हैं जिनके 2-3 हज़ार व्यूज़ पर भी 100 लाइक नहीं आता। खैर, आप अगर जेन्युइन बात करेंगे तो हर कोई उसको पसंद करेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। जैसे आज लोग द कश्मीर फाइल मूवी को पसंद कर रहे हैं। यूपी के निवासी सचित गिरी लिखते हैं कि आपका आवाज बहुत अच्छा है और मैं दिल से चाहूंगा कि आपका रेजिमेंट जल्द से जल्द बने। इप्सिता प्रतिबिंबिता नायक लिखते हैं कि भाई मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। इतिहास में मैं जब सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि हमारा इतिहास कहां पर है। आपको धन्यवाद कि आपके वीडियो देखकर अब मैं कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूं। इसी तरह बहुत से कमेंट आए, पर कुछ दर्शक कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो सब 4th जनरेशन वॉरफेयर का शिकार बन चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो आपको किसी भी घटना को देखने का नजरिया बदल देगा, तो अगले वीडियो को किसी भी हाल में मिस मत करना। एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक जो कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इस वॉर में 4th जनरेशन वॉरफेयर कैसे इंपैक्ट डाल रहा है, वो सब के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। खैर, लौटते हैं अब टॉपिक के ऊपर। आखिर इंडियन आर्मी में इतने सारे कास्ट बेस्ड रेजिमेंट कैसे बन गए? इसका सीधा जवाब है अंग्रेज। जब अंग्रेज भारत पर कब्जा करना शुरू किया तब उनका कोर वो एरिया हुआ करता था कोलकाता, मद्रास एवं बॉम्बे। इन तीनों में कोलकाता प्रेसिडेंसी सबसे ज्यादा दबदबा रखता था और इसका सैनिकों का संख्या सबसे ज्यादा होता था। जब 1857 में बलिदानी सिपाही मंगल पांडे जी ने अंग्रेज ऑफिसर पर फायरिंग कर दिया, तब सिपाही विद्रोह का आगाज हो गया। 1857 से पहले अंग्रेज अपने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ज्यादा भारतीयों को तैनात करते थे, क्योंकि वहां उनको कॉस्ट का बहुत मुनाफा होता था। पर इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को समझ आया कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों को ज्यादा भर्ती करोगे तो अगर कभी उस एरिया में विद्रोह छिड़ गया तब उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां जो सैनिक होंगे वो अपने लोकल लोगों को समर्थन करेंगे। फिर उन्होंने पूर्वी भारत से रिक्रूटमेंट बंद करके भारत के बाकी हिस्से से रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया। जब कहीं छुटमुट झड़पे होता था तब वो एक जाति के रेजिमेंट को दूसरे जाति से लड़वा देकर मजा लूटते थे, जैसे आज लोग मुर्गा लड़वाते हैं। इसी तरह शुरू हुआ जातिवादी रेजिमेंट। फिर सातिर अंग्रेज सोचे चलो इन्हें और थोड़ा तोड़ते हैं। उसके बाद उन्होंने जोनाथन पील कमीशन का गठन किया, जो मार्शल रेस और नॉन मार्शल रेस यानी योद्धा जाति और डरपोक जाति के आधार में सारे जातियों को बांटने लगे। योद्धा जाति में उन्होंने राजपूत, खत्री, जाट, खंडायत, मराठा, नायर, अघोरी आदि जाति को रखे और बाकी जातियों को नॉन मार्शल रेस यानी डरपोक जाति घोषित कर दिया। फिर वो राजपूत रेजिमेंट बनाए, मराठा रेजिमेंट बनाए, इसी तरह बहुत से जातिवादी रेजिमेंट का गठन किया। एक तो पूर्वी भारत से रिक्रूटमेंट बंद हो गया था और पाइक विद्रोह के गुस्से के कारण खंडायत अंग्रेजों के फौज को ज्वाइन नहीं किए। अंग्रेज भी कच्ची गोलियां नहीं खेले थे। जब जरूरत पड़ता था वो जो जिनको डरपोक जाति बुलाते थे उनका भी रेजिमेंट बना देते थे और उनको युद्ध में खूब लड़वाते थे। जैसे उन्होंने 1903 में ब्राह्मण रेजिमेंट का गठन किया और उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में बहुत लड़वाया। युद्ध खत्म होने के बाद ब्राह्मण रेजिमेंट को यह बोलकर डिसबैंड कर दिया गया कि इनको लड़ना नहीं आता। इसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने चम्हार रेजिमेंट का गठन किया। युद्ध में उनको खूब लड़वाया।
द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वो ये बोलकर चम्हार रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिए कि ये लोग डरपोक होते हैं। 1947 में देश आजाद हुआ और 1950 में हमारा नया संविधान बन के तैयार भी हो गया। पर जो जातिवादी रेजिमेंट था उनको डिसबैंड नहीं किया गया, पर एक नया नियम लाया गया। इस नियम के अनुसार भारत में कभी भी नए जातिवादी रेजिमेंट का गठन नहीं किया जाएगा। आप अब सोच रहे होंगे कि क्या इसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठा? तो आंसर है बिल्कुल उठा था। 2016 में जब मनोहर पारीकर जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे तब यह मामला कोर्ट पहुंचा। तब सेना और सरकार इस मुद्दे पर यह बोले कि जो कास्ट बेस्ड रेजिमेंट हैं वो 150 से 200 साल पहले बनाए गए थे, तब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। ना जाने वो कितने युद्ध लड़ चुके हैं और कितने मेडल भी जीत चुके हैं। रेजिमेंट के साथ उनका पूरा इतिहास जुड़ा है। अगर हम इसे यूं ही अचानक डिसबैंड कर देंगे तो सेना का मनोबल एवं बलिदानियों के सम्मान पर ठेस पहुंचेगा। ये था कास्ट बेस्ड रेजिमेंट का पूरा इतिहास। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या अभी किसी नए कास्ट बेस्ड रेजिमेंट को बनाया नहीं जा सकता? तो इसका उत्तर है नहीं। फिर सवाल ये आता है कि क्या इसका मतलब ये है कि खंडायत रेजिमेंट को भी बनाया नहीं जा सकता? तो उत्तर है नहीं बनाया जा सकता। पर रुकिए, इसका एक विकल्प है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं जो कुछ दिन पहले मेरे साथ घटा है। दोस्तों, आप देखे होंगे कि आपके दोस्तों में से कुछ होंगे जिनको किसी भी टॉपिक पर नाक घुसाना अच्छा लगता है। भले ही उनको कुछ घंटा मालूम ना हो, पर कॉन्फिडेंस के साथ वो ऐसे बोलेंगे कि दुनिया में वो ही अकेला ज्ञानी है और बाकी सब तो बेवकूफ है। आज से कुछ दिन पहले मेरे एक पोस्ट पर एक लड़का कमेंट दिया। उसको जितना आधा अधूरा ज्ञान था वो सब लिखा और उसमें वो आखिर में लिखा कि उड़िया जितने भी होते हैं वो बाहर जाते हैं डेली लेबर की बेसिस पर। और वो मुझको बोला कि तू पहले इतिहास पढ़ ले, उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो बनाना। फिर हो गया मेरा ईगो हर्ट, क्योंकि वो पूरे उड़िया जाति को गाली दे रहा था। फिर मैंने उसे अच्छे से पूछा कि आप कहाँ से हो और क्या कर रहे हो। उसने कहा आई एम ए प्रोफेसर इन हिस्ट्री एंड आई एम फ्रॉम लुधियाना। फिर मैंने पूछा कि आप खंडायत रेजिमेंट को विरोध क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला कास्ट बेस्ड रेजिमेंट इज नॉट अलाउड इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। फिर सिर्फ खंडायत अगर उस रेजिमेंट में रहेंगे तो बाकी उड़िया क्या पोछा लगाएंगे? वो इसी तरह वर्ड का यूज करता रहा। फिर भी मैं धैर्य के साथ उसको सुनता रहा। मैं अगर उसको गाली देता तो उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये काम करना था कि उसके जो कमजोर नस है उस पर वार करना था, और वो कमजोर नस था उसका प्रोफेसर होने का घमंड। मैंने कहा सर, राजपूत रेजिमेंट में आपको सिर्फ राजपूत नहीं मिलेंगे, वहां जाट भी मिलेंगे, वहां आपको मुस्लिम भी मिलेंगे। आप प्रोफेसर होकर भी इतना भी आपको नहीं पता। ठीक है, हमें खंडायत रेजिमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पाइक रेजिमेंट। अब आप बताइए कि पाइक कौन होते हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट। वो 5 मिनट के लिए गायब हो गया, शायद नेट में सर्च कर रहा होगा। उसके बाद वो लौटा और लिखा पाइक एक जाति है। मैंने बोला प्रोफेसर साहब थोड़ा ध्यान से सुनना। पाइक शब्द ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में चेदी वंश के महान सम्राट महामेघवान अरक खारावल के द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इसका अर्थ संस्कृत शब्द में पदातिका होता है, जिसका मतलब है पैदल सैनिक। अब आप बोलिए, क्या पैदल सैनिक एक कास्ट होता है? ये फंस गया सीएम। वो बोला नहीं। क्या इसका बनना भारत के संविधान के खिलाफ है? वो बोला नहीं। क्या पाइकर रेजिमेंट कानून की दायरे में रहकर बन सकता है? उसने बोला हाँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर मैंने उसे जो बोला वो मुझे ब्लॉक करके भाग गया। मैंने बोला सर, हम ओडिया पोछा तो नहीं मारेंगे, पर आपके इतिहास के ज्ञान को देखकर मुझे ये लग रहा है कि आपको प्रोफेसर गिरी छोड़कर एक पोछा मारने की जॉब ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट के कैरियर के साथ खेल रहे हो। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइक एक जाति नहीं है। ये जो पैदल सैनिक होते थे ओडिया आर्मी के, ये वही होते हैं। इसीलिए अगर पाइक रेजिमेंट बनता है तो कोई भी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर पाएगा।
क्योंकि ये किसी भी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हर्ट नहीं कर रहा। दोस्तों, इससे और एक फायदा होगा कि हमें पाइक विद्रोह को ऑफिशियली देश का प्रथम स्वाधीनता संग्राम का मान्यता देने में आसानी हो जाएगा। पर हमारे स्टेट गवर्नमेंट को यह मुद्दा सेंटर के पास रखना चाहिए। सोते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक अच्छी कहावत है, ऑलवेज ट्राई टू रीच द स्टार, देन वन डे एटलीस्ट यू विल रीच द मून। हमेशा तारों के पार जाने का सोचो, एक ना एक दिन कम से कम चांद तक तो पहुंच ही जाओगे। खैर दोस्तों, इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा, मैं पढ़ना चाहूंगा आपका कमेंट। और हाँ, अगला वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसीलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जो नए वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक थम्स अप अवश्य दे देना। चलता हूं और मिलता हूं आपसे सत्यसंधान सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।